पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता जिस प्रकार से उन्होंने धरने प्रदर्शन करने की बात कही, घेराव करने की बात कही, और जो नेशनल हेराल्ड का मामला है उसके बारे में सच्चाई जनता के सामने प्रेस के माध्यम से जाए, इसीलिए मैंने आज आप सब पत्रकार साथियों से वार्तालाप करने के लिए बुलाया। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और ये नेशनल हेराल्ड केस जो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो 20 नवंबर 1937 को, जब अपना देश गुलाम था आज़ादी से पहले, 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, इसका छोटे अक्षरों में नाम है एजेएल, इसका गठन किया था। एजेएल के अंतर्गत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड और हिंदी के अंदर नवजीवन के नाम से और उर्दू में कौमी आवाज़ समाचार पत्र, ये 3 अखबार अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू अलग अलग नाम से ये छपते थे। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़ समाचार पत्र। एजेएल पर मालिकाना हक भी कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने जीवन में कभी भी उन्होंने मालिकाना हक नहीं जताया, क्योंकि इस एजेएल ग्रुप के 5000 स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर होल्डर थे, और ये 5000 शेयर होल्डरों के माध्यम से ही एजेएल का गठन किया गया। अखबार के प्रकाशन के लिए एजेएल को कई शहरों में, क्योंकि ये 3 अखबारों का प्रकाशन इनके माध्यम से होता था। जब आज़ादी के बाद जो कांग्रेस की सरकार थी, कई शहरों में सस्ते दामों पर सरकारों से ज़मीनें मिली। 1956 में एजेएल को गैर व्यवसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया। 1956 में आगे इसमें कुछ बदलाव हुआ और कंपनी एक्ट धारा 25 से कर मुक्त कर दिया गया। कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई। साल 2008 तक एजेएल पर 90 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज चढ़ गया। जब एजेएल ने फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा, अखबारों का प्रकाशन बंद करने के बाद एजेएल प्रॉपर्टी बिजनेस में उतारी। 2010 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की इस एजेएल ग्रुप में एंट्री होती है, उससे पहले ये नहीं थे। 2010 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी की एंट्री और एजेएल के 1057 जो शेयर थे, शेयर धारक थे। इसी वर्ष 5 लाख रुपए से कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई और इसमें तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी डायरेक्टर के रूप में शामिल किए गए। कंपनी में 76% हिस्सेदारी राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के नाम से, 38% दोनों के नाम से 76% की भागीदारी एजेएल कंपनी में हुई और 24% कांग्रेस के नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, जिनका दोनों का निधन हो चुका है, उनके पास ये प्रॉपर्टी रही। इसके बाद एजेएल के 10-10 रुपये के 9 करोड़ शेयर यंग इंडिया लिमिटेड को दे दिए गए। जो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी 5 लाख रुपए से कांग्रेस ने शुरू की थी, जो बनाई थी, वो 10-10 रुपये के 9 करोड़ शेयर यंग इंडिया को दे दिए गए और इसके बदले यंग इंडिया को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को इस कंपनी के 99% शेयर हासिल हो गए। इस तरह कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया। बाद में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ़ कर दिया। जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने 90 करोड़ रुपए का जो लोन था वो भी सरकार की तरफ से उसका माफ़ कर दिया, यानी यंग इंडिया लिमिटेड को मुफ्त में एजेएल का स्वामित्व मिल गया। कांग्रेस ने एजेएल की होल्डिंग इस लोन के एवज में यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब बिना शेयर धारकों को विश्वास में लिए इनके शेयर को यंग इंडिया लिमिटेड में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके बदले में यंग इंडिया लिमिटेड ने महज 50 लाख रुपये
द एसोसिएट जर्नल को दिए। आरोप यह है कि यंग इंडिया ने 90.25 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था। यह राशि पहले अखबार शुरू करने के लिए कर्ज के रूप में दी गई थी। एजेएल को दिया गया कर्ज भी एक तरह से अवैध था, क्योंकि यह पार्टी के फंड से लिया गया था। शेयर ट्रांसफर होते ही एजेएल के शेयर होल्डर सामने आ गए। पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण, इलाहाबाद व मद्रास उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू सहित कई शेयर धारकों ने आरोप लगाया कि जब यंग इंडिया ने एजेएल का अधिग्रहण किया था तब उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। यही नहीं, शेयर ट्रांसफर करने से पहले शेयर होल्डर से सहमति भी नहीं ली गई। बता दें कि शांति भूषण और मार्कंडेय काटजू के पिता के नाम पर एजेएल में शेयर था। 2014 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुरू की। मामले में सोनिया और राहुल गांधी पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी थी। ऐसे में दोनों कोर्ट पहुंच गए। 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने इस मामले में दोनों को जमानत दे दी थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार करते हुए मामले के सभी 5 आरोपियों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी। साल 2013-14 में कांग्रेस पार्टी द्वारा नेशनल हेराल्ड को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कर्ज देने को लेकर एक प्राइवेट कंप्लेंट भी कोर्ट में दायर की गई, जो आज भी विचाराधीन है। 18 दिसंबर 2015 को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस को जांच के लिए फिर से खोल दिया। 2018 में केंद्र सरकार ने 56 साल पुराने स्थायी पट्टे को समाप्त करने का फैसला लिया। इसके अलावा हेराल्ड हाउस परिसर से एजेएल को इस आधार पर बेदखल करने का फैसला किया कि एजेएल कोई प्रिंटिंग या पब्लिकेशन गतिविधि नहीं कर रहा है, जबकि इसी काम के लिए बिल्डिंग को 1962 में आवंटित किया गया था। जिस काम के लिए वो बिल्डिंग दी थी वो काम उसमें नहीं हो रहा था। हालांकि 5 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सूचना तक सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 के तहत एजेएल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दे दिया था। इसके बाद ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए तलब किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसका मकसद कारोबार करना नहीं था, बल्कि वो इस कंपनी के जरिए एजेएल को खरीदकर उसकी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने नाम पर कराना चाहते थे। वर्ष 2011 में इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया लिमिटेड बनाकर हजारों करोड़ की राष्ट्रीय संपत्ति हड़प की। ये है इसकी सच्चाई। और इसमें ईडी ने नेशनल हेराल्ड जो यंग इंडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 अप्रैल 2025 को पीएमएलए के तहत चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें आरोपियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने एक बयान में कहा कि वह नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजेएल से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान कुल 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेगी। 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने पीएमएलए एक्ट की धारा 8 और एसोसिएटेड नियमों के तहत 5/1 के अनुसार संबंधित संपत्ति रजिस्ट्रार को दस्तावेज सौंपे, जहां ये संपत्तियां हैं। ईडी ने कब्जे में लिए जाने वाले परिसर को खाली करने की मांग की है। 661 करोड़ की इन अचल संपत्तियों के अलावा एजेएल के 90.2 करोड़ रुपए के शेयरों को ईडी ने नवंबर 2023 में अपराध की आय को सुरक्षित करने और आरोपों को इसे नष्ट करने से रोकने के लिए कुर्क किया था। 11 अप्रैल 2025 को दिल्ली के हेराल्ड हाउस, 5A बहादुर शाह जफर मार्ग, मुंबई के बांद्रा ईस्ट और लखनऊ के विश्वेश्वर नाथ रोड स्थित एजेएल की बिल्डिंग पर ईडी द्वारा नोटिस चिपकाए गए।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में 22 नवंबर 2023 को यंग इंडिया की 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की थी। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी, जो 38% है, वो उसकी हिस्सेदारी इसमें है। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 4 अगस्त 2022 को करीब 7 घंटे तक कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की थी, क्योंकि वे तब नेशनल हेराल्ड के एकमात्र एम्प्लॉय थे। उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे को उसका एम्प्लॉय दिखा हुआ था, इसलिए उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद ईडी ने कांग्रेस नेता पवन बंसल का बयान भी दर्ज किया था। इसी केस में ईडी ने 3 अगस्त 2022 को दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया था। पिछले 2 और 3 अगस्त को ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद की गई थी। जून 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी ने से 5 दिनों में 50 घंटे पूछताछ हुई थी। फिर 21 जुलाई 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे सवाल हुए थे। इसी दौरान उनसे 100 से ज़्यादा सवाल किए गए। ईडी ने राहुल गांधी से जून 2022 में 5 दिनों में 50 घंटे से ज़्यादा पूछताछ की थी। ये जो सारा मामला जिस प्रकार से था, ये जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, एक संपत्ति को हड़पने का मामला है, उस पर ईडी ने कार्रवाई की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको राजनीतिक रूप देने का जो प्रयास किया है और जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी की है, वो विषय जनता के बीच में जाए और ठीक बात जनता के बीच में जाए, इसके लिए मैंने आप सबसे बातचीत की है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर